हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पहले हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स, फिर हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस। इसको हम तीन एपिसोड्स में कवर करेंगे। एपिसोड नंबर 1 एग्रीकल्चर, जिसमें हम बीटी कॉटन और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। एपिसोड नंबर 2 मेडिसिन में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन और जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। एंड एपिसोड नंबर 3 यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक के, जो कि आपको बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे प्योर एंजाइम्स और इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में। इंजीनियरिंग के थ्रू कैटलिस्ट के लिए ये ऑप्टिमल कंडीशंस को क्रिएट कर देते हैं। एंड थर्ड, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करना हम स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ये आपके 3 क्लासिफिकेशन है इसकी: एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक कल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में आपको 2 डिविजन्स मिले, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। यानी यहाँ पर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है। पेस्टिसाइड जैसे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने के लिए, हर्बिसाइड्स जो हर्ब्स होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं उनको किल करने के लिए। और फिर हम ऑर्गेनिक कल्चर देखते हैं, जो कि इको फ्रेंडली है, जो इन्वायरमेंट सॉइल डिग्रेड नहीं होने देता। जैसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो वो सॉइल और इनको डिप्लीट करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कल्चर इको फ्रेंडली है, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ होने लगा है। फिर आता है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके जीन्स को एक अच्छे इम्प्रूव्ड क्वालिटी के जीन्स बना के इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे एक बेटर क्रॉप, बेटर यील्ड मिलता है। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट और जनरल नॉलेज वाला एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ, जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बताया। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करके फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना। इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहले 1960 में प्रोमिनेंटली ये स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट में मिस्टर स्वामीनाथन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्हें इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कम लैंड से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कराना, मतलब उसकी क्रॉप की यील्ड इंक्रीज कर दो। मतलब उसी लैंड में हमें बहुत ज़्यादा क्रॉप, मतलब उसी एक छोटे पीस ऑफ लैंड में हमें ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो, मतलब यील्ड इंक्रीज कर दी जाए उस क्रॉप की। तो इन्होंने इसके लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था। उस टाइम इंडिया में पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी और फूड की फिर अब देखो पॉपुलेशन इंक्रीज, लैंड कम है, जो कि फर्टाइल सॉइल है वो बहुत कम थी। और मतलब जिसको अब देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रैपिडली बढ़ रही है, तो फूड भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन क्रॉप्स की यील्ड इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो रही थी। तो एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न साइंटिफिक मेथड की तरफ शिफ्ट किया गया। ग्रीन रिवोल्यूशन में मेन कंपोनेंट्स थे, जैसे HYV सीड्स यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। इरिगेशन यानी देखो जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दी गई, जैसे इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मल्टीपल क्रॉपिंग को भी, मतलब एक ही लैंड पे मल्टीपल क्रॉप करो, जैसे एक साल में सेम एग्रीकल्चर लैंड पे मोर देन 1 क्रॉप ग्रो करने की प्रैक्टिस भी बढ़ी, जिससे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो मेजर क्रॉप तो उस दिन जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ड्रामेटिक इफेक्ट वीट पर देखा गया और राइस पर देखा गया। वीट मेजर सक्सेस स्टोरी था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। एनसीईआरटी में इसको रिवॉल्यूशन को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के एग्जांपल के रूप में डिस्कस किया जाता है। और बायोटेक्नोलेटर बाद में आपके बायोटेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर में और एडवांसेस लाए, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे बीटी कॉटन, या आपकी कोई भी RNA आई, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, या ये सब आपकी इंट्रोड्यूस हुई। हम बात करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की क्या एडवांटेज थी। इसने प्रोडक्शन को इंक्रीज करा, प्रॉपर मिनरल यूजेज हुआ, क्रॉप्स ने प्रॉपर मिनरल्स को इस्तेमाल करा और ये पेस्ट रेजिस्टेंट बनी, जैसे कि बीटी कॉटन, RNA आई, टबैको प्लांट जो है आपका, उसमें RNA इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट बनी, मतलब उस पर कोई पेस्ट अटैक नहीं कर पाएगा। और ये टॉलरेट कर लेगा स्ट्रेस, जैसे कि हाई टेम्परेचर, फ्लड, ड्रॉट, कोल्ड एक्सेट्रा। और इसने न्यूट्रिशन वैल्यू को भी इनहेंस किया। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की स्टोरी जान लेते हैं। नॉर्मल राइस जो होते हैं उसके अंदर बीटा कैरोटीन नहीं होता, जबकि बीटा कैरोटीन बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि बहुत यूजफुल है। अब विटामिन ए एनरिच राइस होंगे तो हमें विटामिन ए बहुत अच्छे से मिल जाएगा। साइंटिस्ट ने राइस प्लांट में 2 इंपॉर्टेंट जीन्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे डैफोडिल से PSY जीन और बैक्टीरिया का CTRL जीन। इससे बना ओरिजिनल गोल्डन राइस। अब इन जीन्स की हेल्प से राइस के एंडोस्पर्म में बीटा कैरोटीन बनने लगा। अब बीटा कैरोटीन की वजह से राइस ग्रेन्स का कलर येलो गोल्डन हो गया, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहा गया। इस मेन एम विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रिड्यूस करना। अब हम जानेंगे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जो मेनली कॉटन बॉलवॉर्म से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। बीटी का मतलब है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो नेचुरली एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाए
बैसिलस thuringiensis बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो कि इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है। अब साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरियम के क्रायोजीन्स को कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस किया। इससे कॉटन प्लांट खुद इंसेक्ट किलिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगा। देखो होता है ना, इसी का बीटी जीन निकाला गया, उसमें एक क्राई प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जिससे अब वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। मतलब उसको जब भी वो इंसेक्ट अब उसको जब वो इंसेक्ट खाएगा तो फिर वो इंसेक्ट मर जाएगा। मतलब नॉर्मली उसको उसी क्रॉप के अंदर ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया, उसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया गया, बाहर से हमें उसके अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है इंसेक्टिसाइडल। अब देखो कॉटन बोलवर्म जो है वो इन्फेक्ट करता है प्लांट को और उसके ऊपर फीड करता है। ओकेजनली बैसिलस जो है वो उसकी डाइट का पार्ट बन गया ना, तो इट इज़ ऑब्जर्व व्हेन इंसेक्ट फीड ऑन बैक्टीरिया इट डाइज, वो मर जाता है। इसके बाद हम कुछ और इंसेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन्स, टबैको वुडवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर्स, कोलियोप्टेरन्स जैसे कि बीटल, डायप्टेरन जैसे कि फ्लाइज और मॉस्किटोज। अब पिछली यूनिट में सीखा कि कैसे फ्रेगमेंटेशन करते हैं, जैसे टीआई प्लाज्मिड लिया गया और क्राइजीन ले लिया गया, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया गया आरडीएनए बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ से क्राइजीन की प्रोडक्शन हुई। क्राइजीन जो बैसिलस thuringiensis का सिलेक्टेड क्राइजीन कॉटन के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब क्राई प्रोटीन बन जाता है। ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट क्राई प्रोटीन बनाता है। बोलवर्म जब कॉटन प्लांट के टिश्यू को खाता है तो क्राई उसके एल्केलाइन गट में एक्टिवेट हो जाता है। इंसेक्ट गट में इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब एक्टिव टॉक्सिन इंसेक्ट की मिड गट एपिथेलियल जो सेल है उसके ऊपर बाइंड करके उसमें पोर्स बना देता है। ये पोर्स होने से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब हम मेन इंपॉर्टेंट क्राइजीन्स देखते हैं, जैसे क्राई 1AB जो कि कॉर्न बोरर के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, क्राई 1AC और क्राई 1AB ये आपके कॉटन बॉलवर्म्स के लिए यूज़ करते हैं। अब ये क्यों किया गया? देखो बॉलवर्म से अटैक की प्रोटेक्शन के लिए केमिकल इंसेक्टिसाइड की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी और क्रॉप लॉस भी कम हो जाएगा और क्रॉप यील्ड को प्रोटेक्ट करने में ये यूज़फुल है, इसलिए ये टेक्निक बहुत अच्छी रही। अब हम बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, एमआरएनए साइलेंसिंग और जीन साइलेंसिंग की। पहले तो इसके ये टर्म्स जानते हैं। वेक्टर इसका होता है एग्रोबैक्टीरियम प्लांट, इसमें टबैको को दिक्कत हो रही है और प्रॉब्लम क्या है? रूट नोड, टबैको की रूट नोड डैमेज कर रहा है, ये मिलेडोगाइनी इनकोग्निटा नाम का निमेटोड। आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल सेलुलर मैकेनिज्म है जिसमें स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस या फिर डिग्रेड करके उसके जीन के एक्सप्रेशन को ही रोक दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जीन का मैसेज होता है एमआरएनए को, एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, जीन फिर ऑफ हो जाता है। तो अभी हम एक डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं कि कैसे टबैको के प्लांट को निमेटोड से प्रोटेक्ट करवाना है। तो सबसे पहले इस निमेटोड की क्या दिक्कत है? निमेटोड प्लांट की रूट्स में इन्फेक्ट करता है और प्लांट को डैमेज करता है, जिससे साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर इस निमेटोड के किसी एसेंशियल जीन को ही ऑफ कर दिया जाए तो निमेटोड कहाँ सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन को टारगेट किया गया। सब फिर क्या किया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया जाता है। प्लांट में एक ऐसा कंस्ट्रक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हो। एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके प्लांट में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया गया। प्लांट में एक ऐसा कंस्ट्रक्ट इंट्रोड्यूस किया जिससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हो। अब इस डबल स्ट्रैंडेड में दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, एक आपका सेंस आरएनए और एक आपका एंटी सेंस आरएनए। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फिर डाइसर का रोल आता है। अब यहाँ पर डाइसर नाम का एक एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसे छोटे छोटे siRNA में कन्वर्ट कर देता है। siRNA यानी स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। यही siRNA आरएनए मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट वेपन है। रिस्क एक्टिवेट हो गया, अब इससे रिस्क एक्टिवेट हुआ, siRNA रिस्क के साथ एसोसिएट करता है। रिस्क यानी आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क में siRNA एक गाइड की तरह काम करता है। थिंक ऑफ इट लाइक जैसे siRNA जो अब आपका टारगेट का एड्रेस है और रिस्क उसका अटैकर। अब siRNA रिस्क को बताता है कि किस कॉम्प्लीमेंट्री mRNA को टारगेट करना है। फिर टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है। निमेटोड के सेल्स में जब सेम स्पेसिफिक जीन का mRNA प्रेजेंट हो तो siRNA उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर siRNA प्लस टारगेट mRNA मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाती है। उसके बाद जो रिस्क का mRNA है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एक्टिवेटेड रिस्क टारगेट mRNA को क्लीव या फिर डिग्रेड कर देता है, मतलब टारगेट mRNA नहीं बना, mRNA डिस्ट्रॉय होने के बाद उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन भी नहीं बनेगा, मतलब जीन एक्सप्रेशन ऑफ हुआ, यानी कि जीन साइलेंसिंग हुई। अब निमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाए, जब प्रोटीन ही नहीं बन रहा निमेटोड कहाँ से सर्वाइव करेगा। अगर वो टारगेट जीन निमेटोड के सर्वाइवल के रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है तो जीन साइलेंसिंग के बाद निमेटोड सर्वाइव या इन्फेक्ट नहीं कर पाता। निमेटोड का इन्फेक्शन कम, टबैको प्लांट प्रोटेक्टेड। अब इसकी समरी देखो, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्लांट में निमेटोड स्पेसिफिक सीक्वेंसेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिससे प्लांट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करता है। यही आरएनए एक पाथवे एक्टिवेट करके निमेटोड के एसेंशियल जीन को साइलेंस करता है और प्लांट को निमेटोड के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है।
तो इस एपिसोड में हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है। नेक्स्ट एपिसोड होगा आपका बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस एंड मेडिसिन, जिसमें हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे,